हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? टुडे वी आर स्टे हेयर टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। और ये केवल मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। वैसे आपके काफ़ी एग्ज़ाम हो भी चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर भी कुछ बच्चे आने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो मैथ्स का एग्ज़ाम अभी आपका आने वाला है 2-4 दिन में। तो यहाँ स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है हमारी कि बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन हम कैसे अटेम्प्ट करें, उसको सॉल्यूशन कैसे करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे लेवल से प्रिपरेशन करते हैं हम, लेकिन फिर भी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कि हाउ कैन वी अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, हमारे मार्क्स जो है थोड़े कम रह जाते हैं, है ना। और उसका बाद में हमें बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है कि भाई इतनी अच्छी तैयारी करने के आफ्टर भी हमारे मार्क्स अच्छे गेन नहीं हो पाए। तो उसमें कहीं न कहीं हाँ, आपके टीचर की कमी है या आपकी स्ट्रेटजी की कमी है कि आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर को, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब आपका क्वेश्चन पेपर आए, सबसे पहले तो आप अपना पेशेंस रखें। पेशेंस से आप अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें। फर्स्ट 10 या 15 मिनट्स आपको मिलती है क्वेश्चन पेपर रीड करने की। तो कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग से मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे ही हम क्वेश्चन पेपर हमें मिलता है, तुरंत हम क्वेश्चन पेपर को ओपन करके क्या करते हैं कि उसको रीड करना शुरू करते हैं कि कितने कौन से क्वेश्चन हमारे लगे हैं, कौन से आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब कौन से बाहर बुक से आए हैं, जो हमारे रेंज से थोड़े बाहर हैं, ठीक है ना। तो वहाँ देखने के बाद में कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही हमने सेक्शन डी या सेक्शन सी पर पहुँचे, 3 मार्क्स पे या 5 मार्क्स पर पहुँचे, तो वहाँ पर जा कर के हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर हमने देखा और वहाँ थोड़ा सा हमारा आउट ऑफ टच का मतलब ये होता है कि उस लेवल के हमने क्वेश्चन नहीं किए या वो हमारे रेंज से बाहर जा रहे हैं। तो हम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, और ये स्ट्रेस हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग ये है कि आप क्वेश्चन पेपर को रीड करके पेशेंस रखें। अगर 2-4 क्वेश्चन उसमें ऐसे आ जाते हैं कि आपको लगभग अलग लग रहे हैं वो, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं है, बाद में अटेम्प्ट करके देखेंगे, शायद आई थिंक सभी हो जाएंगे, ठीक है। और मेरा विचार ये है, मेरा सोचना ये है कि अगर बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, तो अगर वो लीक से हट करके क्वेश्चन आता भी है तो और वो एफर्ट करता है तो डेफिनेट 100% वो हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई थोड़ा स्ट्रेस की कि स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरी बात मैं करता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चा एक तरह से कहते हैं ना कि जिद पर अड़ जाता है। जिद पर अड़ना क्या है कि मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्शन डी पहले करना है आपको, ठीक है। तो सेक्शन डी में सपोज कीजिए एक क्वेश्चन आ गया आपका और वो आपका सोल्यूशन नहीं हो रहा है। अब ये सॉल्यूशन अगर नहीं हो रहा है तो उसमें ये नहीं सोचना कि आपको कि नहीं भैया मैं तो इसको सोल्व करके ही मानूंगा, नहीं। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप उसको वहीं पर लीव कर दीजिए, वहीं छोड़ दो और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। क्योंकि होगा क्या कि वो क्वेश्चन जो है आपका अदर क्वेश्चन का जो टाइम कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। कि क्वेश्चन का अगर हमारा टाइम 2 मिनट का है, 3 मिनट का है, लॉन्ग क्वेश्चन का 5 मार्क्स का, और उसमें आप 10 मिनट आप एक्स्ट्रा वहाँ लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अदर क्वेश्चन का टाइम भी वहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर दूसरी बात क्या है कि वो क्वेश्चन आपको इतना स्ट्रेस दे देगा, यानी कि आप कहेंगे यार ये तो मैंने सर ने मुझे कराया था, मेरे को नहीं आ रहा है, ये आप मतलब टेंशन इतनी ले लोगे कि हो सकता है कि उससे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या उससे नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन है या अदर सेक्शन है वो भी इफ़ेक्टेड हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि भाई नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बाद में ट्राई करेंगे। और हाँ, यहीं पर मैं एक बात और बता देता हूँ, वो क्वेश्चन सपोज कीजिए आपने अटैम्प्ट किया और आपका कहीं मिडिल में से वो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, कोई मेथड वहाँ गलत हो गया है या कोई कैलकुलेशन वहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको वहाँ पर कट ना करें, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि वहाँ पर क्वेश्चन को वो कट कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, चलो भाई ये तो हो ही नहीं रहा है। अब होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं और वहाँ पर हमने टाइम ज़्यादा लगा दिया, तो हमारे क्वेश्चन पेपर में थोड़ा टाइम कम मिल जाता है, कम मिलता है हमें। तो हम जो उसे सोच रहे थे स्टार्टिंग में कि इस क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे, तो होगा ये कि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। और टाइम अगर आपको नहीं मिला तो इसका मतलब क्या है कि आप लास्ट में वो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर पाए। और आपने क्या किया था, जहाँ पर अटैम्प्ट किया था वहाँ पर आपने उसको कट कर दिया।
तो जब चेकिंग होती है, कॉपी चेकिंग होती है, मैं भी लगभग 5-6 ईयर से कॉपी चेक कर रहा हूँ बोर्ड की, तो काफ़ी मेरे को एक्सपीरियंस है कि कॉपी चेकिंग में क्या सिस्टम होता है, कैसे टीचर कॉपी चेक करते हैं, स्ट्रेटेजी क्या रहती है वहाँ पर एचई की सबकी, ठीक है। तो टीचर क्या करेगा, वहाँ पर आपने क्या देखा, क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो रखा है, आपने रॉन्ग कर दिया, तो वो उसको क्या करेगा, वहाँ पर 0 मार्क्स दे देंगे तुरंत, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन तो रॉन्ग किया है बच्चे ने, जब किया ही नहीं, अटेम्प्ट नहीं किया और करके फिर उसने कट कर दिया है, तो नंबर का क्या मायने रह जाता है। अब बाद में आपने किया नहीं है, तो अगर आपने वो क्वेश्चन मान लीजिए 5 मार्क्स का था और आपने क्या किया, उसको आधा करके आधा आपका गलत हो गया और आपने वो कट कर दिया, तो वहाँ 0 मार्क्स मिले। बट अगर आप उसको वहाँ कट नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपकी कॉपी चेकिंग होगी और स्टेप मार्किंग आपको मिलेगी, और आई थिंक 5 में से 3 या 4 मार्क्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आपके स्टेप मार्किंग के 1 या हाफ या 1.5 नंबर या 2 नंबर आपके अप्रोक्स वहाँ कट हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ क्या बेनिफिट हुआ आपको, आपने अगर वो क्वेश्चन कट नहीं किया तो वहाँ पर 3 मार्क्स का आपको बेनिफिट हो गया, ठीक है। और अगर किसी बच्चे ने गलती से वो कट कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि आपके 3 मार्क्स लॉस हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 80 में से 75 मार्क्स डिजर्व कर रहे थे तो इसका मतलब क्या है, 3 मार्क्स और लेस हो गया, यानी कि 72 पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा एक एक क्वेश्चन की, एक एक मार्क्स की बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। देखिए ऐसे नहीं कि जहाँ से हमें दिखाई दिया वहाँ से शुरू कर दिया, ठीक है। एक सिस्टम होता है, आप पहले कीजिए सेक्शन डी। सेक्शन डी कंटेन करता है 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 5 4 जो 20 मार्क्स का सेक्शन डी होता है। आप कहोगे सर 20 मार्क का तो सेक्शन ए भी होता है, बट सेक्शन ए में बेटा 20 क्वेश्चन होते हैं। और मैं आपको बताऊँ 20 क्वेश्चंस में से अगर सेक्शन ए में एमसीक्यू आ रहे हैं आपके, उसमें 2 असर्शन रीजन भी आपको मिलने वाले हैं। उससे अलग जो आपके एमसीक्यू होंगे वहाँ पर सीबीएसई 1 या 2 एमसीक्यू आपको ऐसे देगा, बिल्कुल फंसाने वाले। फंसाने वाले का मतलब है कि आप उनको ईजिली सोल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कहीं ना कहीं आपको माइंड लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पर टाइम कंज्यूम्ड हो जाएगा। अब सपोज करो आपने सेक्शन ए कर लिया, सेक्शन बी कर लिया, सेक्शन डी कर लिया और सेक्शन ई कर लिया, डी रह गया, ई डी छोड़ करके ई कर लिया, अब डी रह गया। डी में सपोज करो आपको करते करते टाइम आपका ओवर होने वाला है और आई थिंक आपके पास 5 या 10 मिनट बचे हैं, तो आप होपलेस होकर क्या करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, वो अटैम्प्ट नहीं होंगे सही तरीके से, वो कंप्लीट सोल्व नहीं होंगे, तो आपका सेक्शन डी कंप्लीट ये मानो कि 20 नंबर का गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंप्लीट वो कैसा है, डेस्क्रिप्टिव है, सॉल्यूशन करने वाला सेक्शन है, ठीक है। अब अगर आपने सेक्शन डी पहले किया और सपोज करो सेक्शन ए रह जाता है और सेक्शन ए में 15 मिनट है, तो भाई आप सेक्शन ए में देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर आपको सोल्व नहीं करने पड़ते, आप डायरेक्ट आप बता देते हैं, ठीक है। जैसे आपको सपोज कीजिए मीन मॉड मीडियन में रिलेशन बताना है, तो आप जानते हैं मॉड इजिकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, फटाक से आप टिक कर देंगे, वहाँ कोई टाइम की जरूरत नहीं है। तो अगर उन 20 में से आपको टाइम मिला तो आप फटाफट कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट अटैम्प्ट कर देंगे। उसके बाद जो भी 11-12 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं उनको भी सोल्व करने के लिए आपके पास में टाइम मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो 1 मार्क का 1 मार्क का क्वेश्चन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कितने, 10 सेकंड या 15 सेकंड, बहुत जल्दी सोल्व कर लेते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ ऐसा होगा कि आपका सेक्शन ए भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। लेकिन अगर डी छूट जाता है तो सीधा सीधा 3 क्वेश्चन कितने नंबर के जा रहे हैं बेटा, 15 नंबर के जा रहे हैं, 15 मार्क्स आपके गायब हो गए, ठीक है। अब 80 में से 15 माइनस कर दो जरा, कहाँ पहुँच गए, 65 पर पहुंच गए। और 65 में भी मान लो सेक्शन ए बी सी डी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आप सेक्शन डी सबसे पहले अटैम्प्ट करें। सेक्शन डी के आफ्टर सेक्शन सी करें, 3 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होंगे। अब बी या ए में आप अपनी इच्छा अनुसार चॉइस कर सकते हैं कि हमें ए करना है या बी करना है, ठीक है। और रही बात केस स्टडी की, देखिए केस स्टडी एक ना एक ऐसी आएगी जो आपको परेशान करेगी, क्योंकि केस स्टडी का मीनिंग है कि सीबीएसई ने केस स्टडी इसलिए दी है कि वो बच्चे का आईक्यू लेवल चेक करना चाहते हैं कि बच्चा कितना पढ़ रहा है और कितना मैथमेटिक्स को अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकता है। केस स्टडी का मीनिंग ये होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक ना एक केस स्टडी ऐसी आएगी कि जो आपको दिक्कत देने वाली, तो इसलिए केस स्टडी को कोशिश करें कि सबसे लास्ट में टाइम दें। आई थिंक वो भी 12 नंबर की आती है, लेकिन 2 केस स्टडी ऐसे आएंगे आपकी ईजी आएंगी, आप आसानी से कर लेंगे, चाहे वो आपकी ट्राइंगल पर बेस्ड है, चाहे वो आपकी एपी पर बेस्ड है, चाहे वो आपकी मीन मोड मीडियन स्टैटिस्टिक्स पर बेस है, ठीक है, चाहे प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। तो ये चैप्टर को ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इजीली कर लोगे, ठीक है।
लेकिन एक केस स्टडी में प्रॉब्लम हो जाएगी तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये होगी कि एक केस स्टडी अगर नहीं आई तो हो सकता है दूसरी में भी दिक्कत आ जाए आपको, आप टेंशन लेने बैठ जाओ, भैया ये तो हो नहीं रही, 3-4 नंबर का क्वेश्चन है, रह गया। तो आपको ये बात नहीं सोचनी कि भाई क्या रह रहा है। देखो जो आता है आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट दैट पोर्सन जिसको आप कंप्लीटली जानते हैं कि ये मैंने किया हुआ है और मैं 100% सही करूँगा या करूँगी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देनी है सेक्शन में उन क्वेश्चंस को जो आपको कंप्लीटली आते हैं, जो आपके टच में रह चुके हैं। ठीक है, फॉर्मूलों की बात है, फॉर्मूले आप लर्न करके जाएं, अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाएं, बार बार उनको पढ़ लें। ठीक है, लिख करके देख लें, ताकि क्वेश्चन में क्या होता है, देखो स्टेप मार्किंग मिलती है और आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला गलत लगाया, देखो बीच में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आपने फॉर्मूला सही लगाया, 1 नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर आपको, उसमें वैल्यू पुट कर दी, आधा नंबर और मिल जाएगा, 1 नंबर डिजर्व कर लिया। आपने थोड़ी कैलकुलेशन की, 1 नंबर और मिल जाएगा, यानी कि 3 मार्क्स पर 2 मार्क्स आपको मिल गए, चाहे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है आपका बाद में। ठीक है, लेकिन अगर आपने पहला पॉइंट फॉर्मूला, सपोज कीजिए सेक्शन फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है, और वो सेक्शन फॉर्मूला आपने गलत कर दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है वो आपने गलत पुट कर दिया वहाँ पर, तो पहले ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर स्टेप मार्किंग कुछ नहीं, फिर पूरा क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की है, तो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया है इसको फॉलो करें। और जो मेरे प्रीवियस 15 ईयर्स एगो के जो स्टूडेंट्स हैं सभी ने इस चीज़ों को फॉलो किया है, और आई थिंक बहुत सारे बच्चे 95, 98, 99 तक मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं, यानी कि बोर्ड का एग्ज़ाम हमें अटैम्प्ट कैसे करना है ये भी एक मायने रखता है, और वहाँ पर हमारा माइंड कैसा वर्क कर रहा है ये भी मायने रखता है। हमने पूरे साल बहुत अच्छी मेहनत करी है, लेकिन एट ए टाइम इन एग्जामिनेशन हमारा परफॉर्मेंस कैसा है ये बहुत मायने रखता है। और ये परफॉर्मेंस किस बात पर मायने रखता है, आपके माइंड पर, माइंड की कैपेबिलिटी पर। बिल्कुल भी स्ट्रेस में माइंड को नहीं लाना है, बिल्कुल फ्री माइंड से, काल्म माइंड से बिल्कुल आपको वर्क करना है, और आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा होगा। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छा करके आएंगे, और सभी बच्चों के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ है कि मैथ्स एग्ज़ाम आपका आ रहा है और आपका मैथ्स एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट फ्यूचर है और 11th क्लास 12th क्लास इस मैथ्स के एग्ज़ाम पर ही डिपेंड करती है कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है और आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। बहुत बच्चों ने बहुत सारी उम्मीदें रख रखी हैं या बहुत सारे एम बना रखे हैं कि भी हमें लाइफ में ये करना है, लेकिन वो सब चीज़ें अचीवमेंट कब होते हैं, जब हम एक करेक्ट वे पर जाते हैं, एक सही रास्ते पर जाते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को मैथ्स एग्जामिनेशन की, और सभी को नए सेशन की भी बधाइयाँ। आप आई थिंक 4-5 रोज़ बाद आप फ्री हो जाएंगे और फिर नई क्लास में एंटर करने वाले हैं। सबको कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।